सुप्रभात बच्चों, आपका जो पंचम सेमेस्टर में अगली जो कविता है वो धर्मवीर भारती जी की कविता है रथ का टूटा पहिया। इसकी व्याख्या करने से पहले हम धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय और उनका जो साहित्यिक परिचय है वो जान लेते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो जन्म सन 1926 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था और पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा और श्रीमती चंदा देवी इनकी माता का नाम था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में इन्होंने एमए की और पीएचडी की उपाधि ली और वहीं पर यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही इन्होंने प्राध्यापक के तौर पर कार्य किया। 1951 में जो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था उसी से ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए यानी सक्रिय हुए और 1959 में धर्मयुग पत्र का संपादन का भार संभाला और इलाहाबाद से ये मुंबई आए। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध का आंखों देखा विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है और युद्ध स्थल पर गए और उसे धर्मयुग में जो इनका पत्र था उसमें इसका वर्णन इन्होंने किया। और इसके बाद में जो विवरण आता है तो ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी नाम से जो पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई। और धर्मयुग के अतिरिक्त अगर बात करते हैं हम जो अलग दूसरे दो पत्र हैं वो निकष और संगम हैं जिनका संपादन इन्होंने किया। धर्मयुग के साथ साथ ये दो पत्र और थे जिनका संपादन कार्य इन्होंने किया है। इनका देहावसान यानी इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में मुंबई में हो गई। रचनाओं की बात करते हैं धर्मवीर भारती जी की तो बहुत सी रचनाएं लिखी हैं जिनको यूँ कहें सिनेमा जगत ने भी क्या है अब स्थान दिया है। काव्य संग्रह है इनका ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी आदंत। गीति नाट्य की बात करते हैं तो अंधा युग इनका प्रसिद्ध गीति नाट्य है। कहानी संग्रह बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी है। उपन्यास है गुनाहों का देवता और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश, ये इनके उपन्यास हैं। निबंध संग्रह की बात करते हैं हम पशंती, कहनी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये आता है। पूछ लिया जाता है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई एसएससी का है या एससीएस का है, आईएएस का, किसी भी तरह का की जो प्रतियोगिता होती है प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें ये पूछे जाते हैं प्रश्न। गुनाहों का देता है, यह 11 सपनों का देश है। पशंती भी पूछ लिया जाता है किसका, ठेले पर हिमालय है, ये भी पूछ लिया जाता है। एकांकी की बात करते हैं यानी जिसमें एक ही अंक होता है तो वो है नदी प्यासी थी। रिपोर्टाज ये है इनके ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी, मुक्त क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र और युद्ध यात्रा। रेखा चित्र तो इनके कुछ चेहरे और कुछ चिंतन। संस्मरण है, शाब्दिता है। संस्मरण शाब्दिता जो है ये संस्मरण है इनका, ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ये जो रचना है ये उपन्यास है, कहानी संग्रह है या फिर एकांकी है या रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है कि किस विधा की रचना है, ये पूछ लिया जाता है। यात्रा वृत्तांत जिसमें अपनी यात्रा का वर्णन करता है कोई भी लेखक कवि, उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो यात्रा चक्र इनका एक यात्रा वृत्तांत है। साहित्यिक विशेषताएं हैं धर्मवीर भारती जी के जो विषय हैं, उन्होंने किस किस विषय पर लिखा, किस तरह की जो रचनाएं इन्होंने लिखी, ये बात हम इसमें देख लेते हैं कि अगर शुरुआत की बात करते हैं तो ये छायावादी गीतकार के रूप में आए थे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इनका व्यक्तित्व, कवि व्यक्तित्व था वो भी बदलता गया। छायावादी गीतकार के रूप में आए लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनके साहित्य में मांसलता आ गई, प्रेम आ गया, यौवन आ गया, आनंद के दर्शन होने लगे, यानी विषय बदलता रहा।
जैसे कई कवि ऐसे होते हैं, लेखक ऐसे होते हैं कि एक ही विषय पर अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, अपना साहित्यिक जीवन निकाल देते हैं। लेकिन धर्मवीर भारती का जो जीवन था, साहित्यिक जीवन था, उसने क्या है अलग अलग विषयों पर लिखा और एक विषय पर न लिखकर इनका जो कवि व्यक्तित्व है अलग अलग विषयों पर पूर्ण रूप से निखर कर आया है। डॉक्टर भारती अपने काव्य ग्रंथ 7 गीत वर्ष में अपनी वास्तविक राह पाकर प्रौढ़ता प्राप्त करते हैं, यानी परिपक्वता आ जाती है यहाँ पर। जैसे पहले देखा हम एक गीतकार के रूप में उभरे, फिर ये इनके साहित्य में प्रेम आ गया, यौवन आ गया। समझते हैं आप कि कहीं न कहीं यौवन के दर्शन होते हैं या अपने ही जो आंतरिक जो भाव थे उनको इन्होंने अभिव्यक्ति दी। लेकिन कुछ समय बाद ही परिपक्वता आ गई और उसके बाद सिद्धों का रतिवाद है, वैष्णव का महाभाव, अस्तित्ववादियों का क्षणवाद, छायावाद का रोमांस, संभ्रांत वर्ग की परिष्कृत रुचि, पैनी पर्यवेक्षण शक्ति और अभिराम संश्लिष्ट शैली के दर्शन होते हैं। यानी सभी प्रकार की जो विषय हैं वो इनके साहित्य में नज़र आते हैं। इनके काव्य में प्रेमानुभूति यानी प्रेम की अनुभूति से लेकर विद्रोहात्मक यानी विद्रोह के स्वर भी नज़र आते हैं। कि ऐसा नहीं कि जैसे कोई प्रेम की बातें करता है, ऐसा नहीं था कि केवल प्रेम की बातें की, जहाँ कहीं लगा इनको अपने विद्रोह करने का पल लगा कि यहाँ इनको विद्रोह करना चाहिए, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी कह रही है समाज की कि विद्रोह का स्वर इनको समाज को दिखाना चाहिए या समाज को किस तरह के भाव व्यक्त करने चाहिए, तो ये इनके काव्य में नज़र आते हैं। अपने काव्य में डॉक्टर भारती कहीं सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करने के प्रति सजग हैं, तो कहीं पर वो निराशा, पलायन करना, उससे अनास्था का कुहासा दूर करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं। यानी समय अनुसार, परिस्थितियों अनुसार इन्होंने अपने साहित्य में उसी विषय को ले लिया जो समाज हित के लिए आवश्यक था। जैसे यहाँ रविंद्र भरमर लिखते हैं इनके बारे में कि धर्मवीर भारती समसामयिक काव्य चेतना के प्रतिनिधि कवि हैं। ये रविंद्र जो भरमर हैं, इनकी कही गई बात है तो इसको हम ज्यों का त्यों ही आपको रखना है, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं करना है। ये जीवन की सच्ची अनुभूतियों के सहज शिल्पी हैं, अतएव उनके काव्य में न तो किसी प्रकार का सैद्धांतिक दुराग्रह है, न शिल्पगत दुराव है। प्रयोगवाद तथा नई कविता के संदर्भ में इनकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। वही बात कही जो अभी हमने आपको समझाई थी। सभी का कहने का अपना अपना ढंग होता है। विशेषताओं की बात करते हैं तो रोमानियत की भावना इनके काव्य में बड़े ही सुंदर रूप से अभिव्यक्त हुई है। रोमानियत क्या होती है? जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सौंदर्य का चित्रण होता है, रूप आसक्ति यानी रूप के प्रति आसक्ति हो जाती है, काम वासना जहाँ पर अभिव्यक्त होती है, तो वो रोमानियत में आता है। बादलों की पांत, इन फिरोजी होठों पर, गुनाह का गीत, इसमें क्या है? प्रेम के मांसल रूप को नए उपमानों और प्रतीकों के माध्यम से चित्रित किया है। देख लेते हैं फिरोजी होठ पर जो कुछ पंक्तियां हैं इस यहाँ पर। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, गुलाबी पाखड़ी पर एक हल्की सुरमई आभा की जो करवट बदल लेती कभी बरसात की दोपहर, इन फिरोजी होठों पर। यानी सीधा सीधा क्या है, यहाँ सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक और है डोले का गीत जो है, वहाँ से उदाहरण लिया गया है कि अगर डोला कभी इस राह से गुजरे कुबेला, यहाँ अम्बलवा तले रुक एक पल विश्राम लेना, मिलो जब गांव भर से बात कहना बात सुनना, भूल कर मेरा नाम न हरगिज नाम लेना। अगर कोई सखी कुछ जिक्र मेरा छेड़ बैठे, हंसी में टाल देना बात आंसू थाम लेना। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है वियोग भावना का। वियोग, प्रेम के दो रूप होते हैं, संयोग और वियोग। तो इसमें जो है डोले का गीत की जो पंक्तियां हैं, यहाँ पर वियोग के दर्शन होते हैं। प्रकृति चित्रण है अगली विशेषता कि जहाँ पर साहित्य में प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, प्रकृति का उद्दीपन रूप आ जाता है, अलंकारिक रूप आ जाता है। कि कोई भी कवि
कभी भी प्रकृति से कटकर नहीं रह सकता, क्योंकि जो प्रकृति से कट गया तो फिर वो कभी हृदय नहीं हो सकता। तो जो घाटी का बादल है, नवंबर की दोपहर है, पावस गीत है, सांझ का बादल है, ये इनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं। लगभग सभी रचनाओं में प्रकृति चित्रण है, लेकिन ये ऐसी कुछ रचनाएं हैं जहाँ पर क्या है, प्रकृति के बहुत ही सुंदर चित्रण को इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसे अपने हल्के फुल्के उड़ते स्पर्शों से मुझको छू जाती है, जॉर्जेट के पीले पल्ले सी यह दोपहर नवंबर की। बड़ी सुंदर से नवंबर की जो दोपहर होती है वो सभी का मन मोह लेती है, उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। सांझ के बादल जो कविता है उसमें बादलों के माध्यम से, सांझ के बादलों के माध्यम से देखते हैं, जब सांझ होती है तो कितना मनमोहक दृश्य हो जाता है। जो बादल हैं हमें अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। आगे जो इनकी विशेषता है, अनास्था, निराशा और पराजय की भावना कि जो मनुष्य है वो हर परिस्थिति से गुजरता है। कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि शायद उसका सारा जीवन ही समाप्त हो गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। छोटी सी छोटी बात भी कई बार इतना हमें रौंद देती है, इतना प्रताड़ित कर देती है, तो हमें लगता है कि जैसे जीवन ही क्या ये बेकार है, जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा है। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं हर कवि अपने रचनाओं में देता है कहीं ना, लेकिन ये देकर हमें ये बताता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में, तो जो धर्मवीर भारती जी की जो साहित्यिक विशेषता है, इसमें इन्होंने अनास्था और निराशा और पराजय की जो भावना है उसको भी स्थान दिया है। और इसके माध्यम से ये बताना चाहता है हर कवि कि जीवन में निराशा सिर्फ किसी एक व्यक्ति के जीवन में नहीं आई है, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जहाँ वो पूर्ण रूप से टूट चुका होता है। तो हम देख लेते हैं भारती जी के जो काव्य में जो निराशा की भावना अभिव्यक्त हुई है वो कैसे रूप में हुई है कि ऐसा लगता आज कि मेरा सारा जीवन नष्ट, ऐसा लगता आज कि मेरी सारी साधना भ्रष्ट, मैंने हरदम घोटा अपने सपनों का दम। कि कई बार हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से क्या है, कोई हमारी जिम्मेदारी होती है या कोई और कारण होता है कि हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, और वो सपने हम किसी और रास्ते से पूर्ण करना चाहें तो भी हम क्या है, कोई न कोई बात हमें रोक देती है। एक और है कि मैं हूँ नदी तल की रेत, रेत के माध्यम से अनास्था प्रकट हुई है, निराशा प्रकट हुई है कि मैं हूँ नदी तल की रेत, अर्पित हूँ लेकिन किसी भी क्षण पाँव तले से बह जाऊँगा। कि जो रेत होती है देखो वो जब नीचे जाती है कहीं ना कहीं वो एक आधार देती है नदी को, नदी के पानी को बहने का, लेकिन उसी नदी के रेत को क्या है का कोई ठिकाना नहीं होता है। एक और दिया गया है कि मैं चली जा रही हूँ ऐसे जैसे लहरों पर विवश लाश बहती जाए। जैसे लाश होती है वो चाह कर भी क्या है अपने आप को वहाँ उससे निकाल नहीं पाती है, उसी तरह से मनुष्य भी कई बार अनास्था में, निराशा में इतना घिर जाता है कि उसे परिस्थितियाँ इस तरह से घेर लेती हैं कि वो अपने आप को उन परिस्थितियों से चाह कर भी नहीं निकाल पाता। ये भावना यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। एक और है इनकी जो विशेषता है, आस्था और निर्माण का स्वर। पहले अनास्था थी, अब आस्था। कि मनुष्य को आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। ये बात यहाँ पर कही गई है। निर्माण का स्वर कि मनुष्य को क्या है हमेशा किस हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कर गुजरने की एक चाहत रखनी चाहिए, ये बात यहाँ पर कवि ने की है। प्रेम है, वासना है, निराशा, अनास्था के स्वरों के अतिरिक्त इनकी जो रचनाएं हैं वहाँ आस्था पूर्ण रूप से उभरी है, और आस्था ही मनुष्य को क्या है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कि एक उम्मीद ही होती है, कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाती है तो आस्था के कारण ही, कि उम्मीद के कारण कि कभी न कभी हम इससे निकल जाएंगे। और निर्माण जो एक जज्बा होता है उसी के कारण हम कितने भी ध्वंस में हम फंस जाएं, लेकिन जो निर्माण की चाहत होती है, जो हौसला होता है, जो वही हमें आगे ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। तो ये इनकी कविताओं में पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति मिली है। निराला के प्रति थके हुए कलाकार से फूल, मोमबत्तियाँ और टूटे हुए सपने, ये जो कविताएं हैं
इस दृष्टि से ये सशक्त कविताएं हैं। थके हुए कलाकार से कुछ पंक्तियां ली हैं, ये आपके सिलेबस में भी लगी हुई है ये कविता कि सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर की नींव का भी पता। सृजन की थकन भूल जा देवता कि हे निर्माण के देवता, क्या बात कहते हैं कि हे निर्माण के देवता, तूने जो स्वर्ग निर्माण की कल्पना की है, जो शुरुआत की है, अभी तो उसकी नींव का भी कोई अता पता नहीं है और तू अभी से क्या है निराश होकर बैठ गया। यानी जो सपने तूने देखे हैं उसकी तो तूने अभी शुरुआत भी नहीं की है और परिस्थितियों से घबरा कर, मुश्किलें देखकर तू इतना घबरा गया कि उसे शुरुआत करने की सोच भी नहीं रहा है। ये बात नहीं होनी चाहिए। कोई सपना तुमने देखा है, अगर कोई कार्य शुरू किया है तो उसकी शुरुआत में तुझे नहीं थकना है। ये स्वाभाविक है कि कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो उसको शुरू करना सबसे बड़ी मुसीबत होती है, या यूँ कहें कि हमारे लिए एक यूँ कहें चैलेंज होता है। ये सभी को पता है कि कोई काम जब शुरू किया जाता है तो सबसे बड़ा एक यूँ कहें विरोध भी होता है, हमारा विद्रोह भी किया जाता है, हमारी यूँ कहें कि हमारी उपेक्षा भी की जाती है। लेकिन इन सब बातों से बेखबर होकर या इनकी परवाह किए बिना हमें अपने कार्य को शुरू करना चाहिए और उसको अंजाम तक लेकर जाना चाहिए। थकान तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी जिस दिन हमें मंजिल मिल जाएगी। ये बात यहाँ पर कही है। एक और है आस्था का स्वर नज़र आता है कि कल भी हम खिलेंगे, हम चलेंगे, हम उगेंगे और वे सब साथ होंगे आज जिनको रात ने भटका दिया है। कि हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। मुरझाए हैं, ख़त्म हो गए हैं, लेकिन रुकना नहीं है। जो आज अपने पथ से भटक गए हैं या जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं, जब हम सफल हो जाएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा वो भटकने वाले भी, विरोध करने वाले भी क्या है हमारे साथ साथ चलेंगे। और ऐसा होता है, जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक दुनिया आपको क्या समझती है, नकारा समझती है। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाते हो तो दुनिया आपके कदम चूमती है और स्वाभाविक है ये समाज भी ऐसा ही है। ये बातें यहाँ पर इनकी रचना में हमें सीखने को मिलती है। भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली के बिना, भाषा के बिना कोई ये सोच ही नहीं सकता अपने भावों को अभिव्यक्ति देने की। तो हर जो कवि है, हर व्यक्ति उसकी अपनी भाषा होती है। अगर धर्मवीर जी की भाषा का अगर हम जिक्र करें, अगर देखें तो आम बोलचाल की जो भाषा है वो सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। कोई इतनी दुरूह भाषा नहीं है जो पाठक को या श्रोता को समझ ना आए। खड़ी बोली है और तत्सम शब्दावली का तो प्रयोग हुआ ही है, क्योंकि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है तत्सम शब्दावली का प्रयोग वो करता ही है। क्योंकि ये देखो कि भी एमए हिंदी से एमए किया है, पीएचडी की है इन्होंने, तो स्वाभाविक रूप से तत्सम शब्दावली की प्रधानता होनी ही है इनकी भाषा शैली में। देसी विदेशी शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। प्रसाद गुण इनकी भाषा का प्रमुख गुण रहा है। उपमानों और प्रतीकों का खुलकर प्रयोग किया है, नए उपमानों का, क्योंकि प्रयोगवादी कवि हैं। हमने देखा कि जो दूसरा सप्तक था, क्योंकि अज्ञे जी ने इसकी शुरुआत की थी सप्तक की, और अज्ञे जी प्रयोगवादी कवि हैं और इनका अगर समय देखें तो इनका समय भी वही है रहा है। तो इन्होंने नए उपमानों का, प्रतीकों का खुलकर प्रयोग किया है। बिंबों का प्रयोग किया है। अब हमने अभी कुछ इनकी पंक्तियाँ पढ़ी। बिंब क्या होते हैं, जहाँ पर आँखों के सामने हैं चित्र उभरने लगे, एक दृश्य बनने लगता है कोई भी पंक्तियाँ, कोई भी रचना पढ़कर या कोई भी बात सुनकर। तो बिंबों का खुलकर प्रयोग किया है इन्होंने। बड़ी से बड़ी बात को इन्होंने क्या है ऐसे कह दिया जैसे वो हमसे बातचीत ही कर रहे हैं। और शैलियों की बात करते हैं, चित्रात्मक शैली है, वर्णनात्मक शैली वर्णन करना, विचारात्मक शैली है, आत्मकथात्मक शैली है, प्रतीकात्मक शैली है, भावात्मक शैली है। तो आत्मकथात्मक शैली का उदाहरण देख ले हम कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, जो आप ये आपके सिलेबस में लगा है, इसकी हम व्याख्या करवाएंगे। लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षोहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। हमारे सामने एकदम क्या है, क्या लगता है, आत्मकथात्मक कौन
कौन कह रहा है? रथ का टूटा हुआ पहिया अपनी बात हमारे सामने रख रहा है। तो ये है इनकी आत्मकथात्मक शैली। तो ये थी धर्मवीर भारती जी की साहित्यिक विशेषताएं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इनकी कविता है रथ का टूटा हुआ पहिया, उसकी व्याख्या करवाएंगे। धन्यवाद।